बेटा हम लोग पहुंचे थे अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में, टीएस गरेवाल क्वेश्चन 9। गरेवाल के क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने आप लोगों को ये जो ए से लेकर एफ तक 6 ट्रांजेक्शंस हैं, इनके दो दो इफेक्ट मैंने आपको बता दिए थे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये मैंने बता दिया था। ठीक है, अब मैंने लिस्ट भी बता दी थी एसेट्स और लायबिलिटीज की। अब जो सबसे मेन आंसर है, स्टेटमेंट शोइंग द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, ये जो सबसे मेन आंसर है जिसकी मार्क्स है, वो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। मैंने क्या किया, ए से लेकर एफ तक सारी ट्रांजेक्शंस यहाँ पे लिख दी है। ट्रांजेक्शन के कॉलम में स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, रेंट रिसीव्ड, इसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग, फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश, फिर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये सब मैंने ट्रांजेक्शंस लिख दी। और जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज के कॉलम्स थे वो मैंने बना दिए कि यहाँ पे एसेट्स में एक कॉलम मेरे को चाहिए कैश का, एक स्टॉक ऑफ गुड्स का। तो एसेट्स में एक कॉलम होगा कैश का, एक कॉलम होगा कैश बैलेंस, और एक कॉलम होगा हमारा स्टॉक ऑफ गुड्स। तो ये दो एसेट्स के हमको कॉलम्स चाहिए। उसके बाद लायबिलिटीज, इसके बाद हम लोगों को लायबिलिटीज में एक ही कॉलम चाहिए आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, और कैपिटल के अंदर एक ही कॉलम होता है हमेशा, कैपिटल के अंदर हमेशा एक ही पार्ट होगा, एक ही कॉलम होगा कैपिटल का। तो एसेट्स के अंदर एक कैश बैलेंस है, एक स्टॉक ऑफ गुड्स है, लायबिलिटीज के अंदर एक आउटस्टैंडिंग सैलरी है, बस। और कैपिटल में सिर्फ एक ही कॉलम है, कैपिटल। अब मैं सब प्लस माइनस करके बताऊंगा कि कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे अफेक्ट होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,20,000, तो इसमें एक एसेट हमारे पास आएगा कैश बैलेंस, तो कैश बैलेंस 1,20,000 रुपीज प्लस होगा, और एक लायबिलिटी मतलब कैपिटल बढ़ जाएगी 1,20,000। कैपिटल भी वन टाइप ऑफ लायबिलिटी है, तो एक लायबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी, कौन सी, कैपिटल। तो मैंने एक कैश में प्लस किया 1,20,000 और एक कैपिटल में प्लस किया 1,20,000, दोनों जगह पे 1,20,000 प्लस कर दिया। स्टॉक ऑफ गुड्स में कोई चेंज नहीं है, कुछ भी प्लस माइनस नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी में कुछ भी प्लस माइनस नहीं है। इसके बाद बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000। तो इसमें कौन सा एसेट प्लस होगा, कौन सा एसेट माइनस होगा? अगर हम गुड्स खरीदेंगे तो स्टॉक ऑफ गुड्स हमारा 10,000 रुपीज प्लस हो जाएगा। परचेज गुड्स फॉर कैश तो हमारा एक एसेट बढ़ जाएगा, स्टॉक ऑफ गुड्स 10,000 प्लस हो जाएगा, और एक एसेट कम हो जाएगा कैश, तो कैश में से 10,000 माइनस हो जाएगा। तो एक एसेट बढ़ गया स्टॉक ऑफ गुड्स और एक एसेट कम हो गया कैश। हाँ, बाकी आउटस्टैंडिंग सैलरी में कुछ भी नहीं और कैपिटल में कुछ भी नहीं। अब राइट आफ्टर सेकंड ट्रांजैक्शन के बाद हर एक ट्रांजैक्शन में आपको न्यू इक्वेशन लिखना है। सेकंड ट्रांजैक्शन के बाद, फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद नहीं, सेकंड ट्रांजैक्शन के बाद हर एक ट्रांजैक्शन के नीचे हम न्यू इक्वेशन लिखेंगे, और न्यू इक्वेशन में प्लस माइनस करके टोटल लिखेंगे कितना आ रहा है। तो कैश बैलेंस पहले 1,20,000 था, उसमें से 10,000 माइनस हो गया, तो 1,20,000 में थे 10,000 माइनस कर देंगे तो बाकी बचेगा 1,10,000, बाकी बचेगा 1,10,000। स्टॉक ऑफ गुड्स पहले 0 था, 0 में 10,000 प्लस करेंगे तो स्टॉक ऑफ गुड्स हो जाएगा 10,000, और आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी तक भी 0 है, और कैपिटल 1,20,000 सेम 1,20,000 रहेगा। अब ये जो एसेट्स का टोटल है ये 1,10,000 प्लस ये 10,000 शुड बी इक्वल टू 1,10,000 प्लस 10,000, 1,10,000 प्लस 10,000 शुड बी इक्वल टू 0 प्लस 1,20,000। मतलब एसेट साइड पे 1,10,000 प्लस 10,000 तो 1,20,000। तो एसेट साइड का जो टोटल है 1,20,000, तो लायबिलिटीज और कैपिटल दोनों को प्लस करके 1,20,000 ही आना चाहिए।
इसके बाद सी पॉइंट है रेंट रिसीव्ड, सी पॉइंट है रेंट रिसीव्ड 5000। अब जब हमको रेंट रिसीव, ये मैंने पूरा क्वेश्चन कॉपी करके रखा है ए से लेकर एफ तक। तो जो रेंट रिसीव्ड दिया हुआ है 5000, इससे दो इफेक्ट क्या होंगे, एक तो हमारा कैश बैलेंस 5000 रुपीज बढ़ जाएगा, हमारा जो कैश बैलेंस है वो 5000 रुपीज बढ़ जाएगा, कैश कम्स इन। दूसरा, रेंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, तो इस चैप्टर में जितनी भी हमारी इनकम्स होती है वो हम लोग कैपिटल में प्लस करते हैं। तो एक हमारा कैपिटल प्लस हो जाएगा 5000 और एक हमारा कैश प्लस हो जाएगा 5000। रेंट रिसीव्ड 5000, तो कैश हो जाएगा प्लस और इनकम में प्लस। इस चैप्टर में इनकम्स आते हैं कैपिटल में, तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। बाकी सारे कॉलम्स में हम लोग डैश डैश कर देंगे, स्टॉक ऑफ गुड्स में डैश डैश कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी में डैश डैश कर देंगे। अब न्यू इक्वेशन, जैसे मैंने बताया हर ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन। तो 1,10,000 जो पहले वाली न्यू इक्वेशन का आंसर था 1,10,000, उसमें ये 5,000 जो मिला हमको वो प्लस कर देंगे। तो 1,10,000 प्लस 5,000 ये हो जाएगा 1,15,000, 1,15,000। अच्छा, ये 10,000 प्लस 0 इक्वल टू, यहाँ पे 10,000 सेम ही आएगा, 10,000 प्लस 0 तो 10,000 सेम ही आएगा, ये डैश डैश सेम ही रहेगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी इसमें अभी तक कुछ भी नहीं आया। अब कैपिटल, कैपिटल पहले था 1,20,000, उसमें 5,000 कैपिटल बढ़ गया, तो अभी कैपिटल हो जाएगा 1,25,000। ठीक है। अब एसेट्स का टोटल है 115 प्लस 10 125 और लायबिलिटीज का टोटल भी 1,25,000, मतलब सी प्लस एल शुड बी इक्वल टू ए। आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो 2,000 है, इसके दो इफेक्ट्स क्या होते हैं मैंने बहुत बार बताया, एक बार फिर से बताता हूं। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, ये देखो इसमें डेबिट होता है सैलरी अकाउंट, ये डी पॉइंट देखो, डेबिट होता है सैलरी अकाउंट और क्रेडिट होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्रेडिट। तो ये जो सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ ये हमारा एक्सपेंस है, जो सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ ये हमारा एक्सपेंस है। जो भी एक्सपेंस होता है वो अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में कैपिटल में से माइनस होता है। तो ये जो सैलरी डेबिट हुआ मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब कैपिटल में थे माइनस। तो जो डेबिट वाला इफेक्ट है 2,000, जो 2,000 का डेबिट वाला इफेक्ट है वो होगा कैपिटल में थे माइनस 2,000। और 2,000 हमारी एक लायबिलिटी बढ़ गई, कौन सी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी एक लायबिलिटी है तो लायबिलिटी बढ़ गई, तो एक इफेक्ट होगा कैपिटल में थे माइनस, ये जो सैलरी डेबिट हुआ वो कैपिटल में थे माइनस, और ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट हुआ वो लायबिलिटी में प्लस। एसेट साइड पे कोई भी चेंज नहीं है, एसेट साइड पे कुछ भी प्लस माइनस नहीं है। ठीक है। अब न्यू इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो पहले हमारा कैश बैलेंस था 1,15,000, उसमें 0 प्लस करेंगे तो कैश बैलेंस 1,15,000 सेम ही रहेगा। स्टॉक ऑफ गुड्स पहले था 10,000, तो ये 10,000 सेम ही रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले था 0, उसमें ये 2,000 प्लस हो जाएगा, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगा 2,000। और कैपिटल, कैपिटल पहले था 1,25,000, उसमें ये 2,000 माइनस हो जाएगा, तो कैपिटल 1,25,000 में थे 2,000 माइनस हो जाएगा, बाकी कैपिटल आएगा 1,23,000, बाकी कैपिटल 1,23,000। ठीक है। तो कैश में नो चेंज, स्टॉक ऑफ गुड्स में नो चेंज, एक लायबिलिटी बढ़ गई 2,000 और कैपिटल कम हो गया 2,000। अभी भी दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए, तो 115 प्लस 10 125 और 123 प्लस 2 125, दोनों साइड का टोटल 1,25,000 सेम आना चाहिए। अभी ई पॉइंट, ई पॉइंट में लिखा हुआ था कि हम लोगों ने गुड्स बेचे, 5,000 रुपीज के गुड्स बेचे, 7,000 रुपीज में बेचे। तो 5,000 रुपीज के गुड्स 7,000 रुपीज में बेचे, तो 2,000 रुपीज हमारा प्रॉफिट हुआ। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग रुपीज 5,000 फॉर रुपीज 7,000। तो इसमें हमारे सबसे पहले हमारे 5,000 रुपीज के गुड्स माइनस हो गए, 5,000 रुपीज हमारा स्टॉक चला गया, स्टॉक गया 5,000 रुपीज का, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है। और कैश आया हमारे पास 7,000, कैश में मैंने 7,000 प्लस कर दिया और स्टॉक में मैंने 5,000 माइनस कर दिया। मैं आपको
डेटा फ्रीज करके दिखाऊं, शायद आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है यूज करने। व्यू, फ्रीज पेन्स, फ्रीज पेन्स। अब क्या होगा, मैंने फ्रीज कर दिया है, तो फ्रीज करने से क्या होगा, मैं जितना भी नीचे स्क्रॉल करूंगा आपको कॉलम्स तो दिखेंगे ही, कैश का, स्टॉक का, सारे कॉलम दिखेंगे ही। चलो और अच्छी तरह से बता दूं, अनफ्रीज पेन्स, ठीक है। अब क्या होगा, जितना भी मैं नीचे चलते जाऊंगा आपको कॉलम्स की हेडिंग तो दिखेगी। चलो अभी क्या होगा, आपको कॉलम दिखेगा ही जितना भी मैं नीचे स्क्रॉल कर दूं। मैंने ऊपर वाले हेडिंग को फ्रीज कर दिया। ओके, तो 5000 रुपीज हमने स्टॉक में से माइनस किया, 5000 रुपीज का स्टॉक हमारा चला गया, तो मैंने स्टॉक में से माइनस कर दिया 5000। 7000 रुपीज कैश हमारे पास आया, तो कैश में मैंने कर दिया प्लस 7000, और 2000 रुपीज हमारा प्रॉफिट हुआ। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस चैप्टर में जो प्रॉफिट है या जो इनकम है वो कैपिटल में प्लस होता है, तो 2000 रुपीज मैंने कैपिटल में प्लस कर दिया। 7000 रुपीज कैश कम्स इन, 5000 रुपीज स्टॉक गोज आउट, और 2000 रुपीज का हमारा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो हम उसको कैपिटल में प्लस कर देंगे। अब देखते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन दोनों साइड पे इक्वल आनी चाहिए, तो ये 1,15,000 कैश प्लस 7000, तो टोटल कैश हो जाएगा इक्वल टू 1,15,000 प्लस 7000, 1,22,000। स्टॉक ऑफ गुड्स पहले 10,000 था, उसमें से 5,000 माइनस हो गया, बाकी स्टॉक ऑफ गुड्स बचेगा 5,000। मतलब पहले था 10,000, उसमें से 5,000 माइनस हो गया, बाकी बचेगा 5,000। ठीक है, 10,000 में से 5,000 चला गया, बाकी 5,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं है, तो जो ऊपर था 2,000 प्लस 0, बाकी बचेगा 2,000। और कैपिटल 1,23,000 प्लस 2,000, तो कैपिटल हो जाएगा 1,25,000। अब दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए, तो एसेट साइड पे 122 प्लस 5, तो 122 प्लस 5 होता है 1,27,000। 122 प्लस 5 1,27,000। लायबिलिटी साइड पे 125 प्लस 2, 125 प्लस 2 127, मतलब दोनों साइड का टोटल 1,27,000 सेम आ रहा है। ठीक है, इसके आगे एफ पॉइंट है, लास्ट ट्रांजेक्शन हमारा, गुड्स बर्न बाय फायर, गुड्स डेस्ट्रॉयड बाय फायर 500। तो ये इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, एक तो 500 हमारा लॉस हुआ, तो इस चैप्टर में जो भी हमारा लॉस होता है, इस चैप्टर में जो भी हमारा लॉस होता है वो हम लोग एक इफेक्ट करते हैं कैपिटल में से माइनस। जितना भी हमारा लॉस हुआ या एक्सपेंस हुआ, वो हम लोग कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। दूसरा, हमारा स्टॉक जल गया, गुड्स जल गए, तो 500 रुपीज हमारा स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो 500 रुपीज स्टॉक में से माइनस और 500 रुपीज कैपिटल में से माइनस। कैश में कुछ भी नहीं, कैश में कुछ भी नहीं, और आउटस्टैंडिंग सैलरी में कुछ भी नहीं, तो हमारा कैपिटल भी कम हो गया, स्टॉक ऑफ गुड्स भी कम हो गया। बाकी कैश कितना बचेगा, बाकी कैश बचेगा 1,22,000। 1,22,000 था पहले कैश, उसमें थे 0 प्लस और माइनस, तो बाकी 122। स्टॉक ऑफ गुड्स पहले 5,000 था, उसमें से 500 माइनस हो जाएगा, बाकी स्टॉक ऑफ गुड्स बचेगा 4,500। ठीक है, और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 सेम रहेगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 सेम, और ये कैपिटल जो था 1,25,000, उसमें से 500 माइनस हो जाएगा, बाकी कैपिटल बचेगा 1,24,500, 124,500। अब ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, और दोनों साइड का टोटल ऑब्वियसली इक्वल आना चाहिए। तो हमारा एसेट्स का जो टोटल आ रहा है, एसेट्स का टोटल आ रहा है वो ये 1,22,000 प्लस 4,500, तो मैं यहाँ पे लिखूं इक्वल टू 1,22,000 प्लस 4,500, तो हमारे एसेट्स का टोटल आ रहा है 1,26,500। और सी प्लस एल मतलब कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, तो कैपिटल है 1,24,500 प्लस 2,000 लायबिलिटीज, तो ये हो जाएगा 126,500। 126,500 कैपिटल प्लस लायबिलिटीज 126,500, और एसेट्स का टोटल 126,500, दोनों साइड पे इक्वल आ रहा है। ए शुड बी इक्वल टू सी प्लस एल,
अब लास्ट क्वेश्चन के जैसे बैलेंस शीट बनाई थी हमने, इस क्वेश्चन में भी बनाते हैं। बहुत छोटी बनेगी बैलेंस शीट, 2 लाइन की, पर एक बार बता देता हूं। जैसे लास्ट क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाई थी, या वो मेरे हिसाब से थियरी वाले पेजेस में था। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं बैलेंस शीट यहां पे। यहां पे मैं लिखना शुरू करता हूं बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में 4 कॉलम्स होते हैं, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। यहां पे आएगा लायबिलिटीज, ये अमाउंट रुपीस, फिर यहाँ पे आएगा एसेट्स, अमाउंट रुपीस। इस तरीके से बैलेंस शीट में 4 कॉलम होते हैं, लायबिलिटीज अमाउंट रुपीज, एसेट्स अमाउंट रुपीज। अब ये 1,22,000 जो है ये कैश बैलेंस है, ये एसेट है। 1,22,000 ये एसेट साइड पे आएगा, कैश बैलेंस। ये हमारा एसेट है, ये एसेट साइड पे आएगा, कैश बैलेंस। ये 4,500 हमारा स्टॉक ऑफ गुड्स है, ये भी एसेट साइड पे आएगा, 4,500 स्टॉक ऑफ गुड्स। स्टॉक ऑफ गुड्स ये हमारा एसेट है। ओके, अब ये 1,24,000 कैपिटल है और ये 2,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो 1,24,500 ये कैपिटल है, 124,500 ये लायबिलिटी साइड पे आएगा, कैपिटल 124,500, और ये 2,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये 2,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। अब बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड पे इक्वल आना चाहिए, पहले भी चेक करके बताया। एसेट साइड पे 1,22,000 प्लस 4,500, तो एसेट साइड का टोटल आएगा 126,500, 126,500 ये एसेट साइड का टोटल। और लायबिलिटी साइड का टोटल वो भी 126,500 ही आएगा, मतलब 1,24,500 प्लस 2,000, 1,26,500, मतलब दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। ये एसेट्स का टोटल है और ये लायबिलिटीज का टोटल है, मतलब C प्लस L, C प्लस L। तो एसेट्स शुड बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। डन, इतना लिखो, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको एग्जाम में अगर अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर हो तो आपको एग्जाम में ये वर्किंग नोट्स नहीं लिखने, ये वर्किंग नोट नहीं लिखने। हाँ, मेरे क्लासेस का ट्यूशन का टेस्ट होगा तो ये वर्किंग नोट लिखने हैं, बट स्कूल के एग्जाम में ये वाले वर्किंग नोट्स नहीं लिखने हैं, ठीक है? ये पॉइंट तक स्कूल के एग्जाम नहीं लिखना है, ट्यूशन के एग्जाम में लिखना है। अब ये जो मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, ये आपको स्कूल में भी लिखना है, ट्यूशन में भी लिखना है। और ये मेन आंसर ये तो सब जगह पे लिखना ही है, इसके मार्क्स हैं। स्टेटमेंट शोइंग द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, ये मेन आंसर है, इसी की मार्क्स है। यही पूछा था, मैंने ज्यादा डिटेल में बता दिया, पहले वर्किंग नोट सारे बता दिए। अच्छा, इसके बाद ये वाली बैलेंस शीट, ये अगर पूछी हो तो एग्जाम में, स्कूल में, ट्यूशन क्लास पे पूछी हो तो बनाना, नहीं पूछी हो नहीं बनाना, ठीक है? जो क्वेश्चन में पूछा हो बैलेंस शीट बनाओ तो बनाना। और बैलेंस शीट में ये जो सबकी लास्ट अमाउंट है, एकदम लास्ट अमाउंट सबकी, वो लिखते हैं, ठीक है? और याद रखना बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड पे हमेशा इक्वल होना चाहिए। चलो मैंने स्क्रॉल कर दिया सारा, लिखना शुरू करो। ये मेरा नंबर है, आपको और कुछ सीखना हो तो, कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक, ये मेरा नंबर है, लिखना शुरू करो।